we have studied about physical quantities. There are 7 basic quantities, 2 supplementary quantities, and there are so many derived quantities. What is a physical quantity? The one which can be measured and which can be defined according to physical rules. So, when we say a physical quantity, then it is a basic quantity or a quantity which is made by the multiplications of different basic quantities. What is a dimension? Dimension किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो डायमेंशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? फिजिकल क्वांटिटी के साथ. जैसे एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन होगी. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन होगी. विस्कोसिटी का फोर्स, इलेक्ट्रिकल करंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इन सब की डायमेंशंस होंगी. तो डायमेंशन किसकी होती है? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन. अब डायमेंशन क्या होती है? एनी फिजिकल क्वांटिटी is expressed in fundamental quantities, so that fundamental quantity is known as dimension of that physical quantity. जो fundamental quantity है वो उस physical quantity की dimension होती है, और जितनी बार वो use होती है उतनी उसकी dimensions होती हैं, number of dimensions. So उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, basic quantity and its multiples are dimensions. और एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा. हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है एरिया. एरिया में बेसिक क्वांटिटी कौन सी यूज करते हैं? लेंथ. ये बेसिक क्वांटिटी. मल्टीपल्स, कितनी बार लेंथ होने से एरिया मिलता है? तो आंसर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 2 बार. तो एरिया हैज लेंथ 2 डायमेंशंस, और इसको हम स्ट्रेट लिखेंगे 2 dimensions of length. Area has 2 dimensions of length. फिर से अब आप मुझे बता सकते हैं वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम हैज हाउ मेनी? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ हैज 3 dimensions of length. तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और कितनी बार यूज होती है? 3 बार. सो फंडामेंटल दैट इज बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल्स, कितनी बार यूज हुई, ये दोनों चीजें मिलाकर क्या बनता है? डायमेंशंस ऑफ ए क्वांटिटी. अब इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो एक एक फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करती है. जैसे डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. फंडामेंटल क्वांटिटी मास और वॉल्यूम लेंथ की 3. सो इसको हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी हैज 1 dimension of mass and yes 3 dimensions of या -3 dimensions of length. 1 dimension of mass and 3 dimensions of length. ये किसमें होती है? डेंसिटी. ओके, तो ये होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जितनी बार यूज करेंगे that will be known as its dimension, और
उस डायमेंशन की मल्टीप्लिसिटी, कितनी बार। ओके, अब डायमेंशनल फॉर्मूला, this is writing dimension with their sign. Writing dimension, that is what? Quantity with its sign and multiplicity. मतलब हम उसको कितनी बार यूज कर रहे हैं। जैसे एरिया, हमने लेंथ इंटू लेंथ करना है, इसका फॉर्मूला देखेंगे लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ नहीं लिखेंगे, विड्थ एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, उसकी विड्थ की एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। सो लेंथ इंटू लेंथ, तो हमने लिखा लेंथ का साइन क्या यूज करना है? साइन और मल्टीप्लिसिटी, साइन एल मल्टीप्लिसिटी 2। ये क्या बन गया? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, ओके। अब इस एरिया का लेंथ इंटू लेंथ, ये जो हमने वर्ड यूज किए हैं, ये क्या है? तो आंसर है, ये है इसका फॉर्मूला। ये क्या चीज है? क्वांटिटी। ये उसका फॉर्मूला, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसी को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? डायमेंशंस। अब जब हम इसको एक्चुअल मेजर करते हैं तो एरिया का एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड लेंथ इंटू स्टैंडर्ड लेंथ, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, ये यूनिट। ठीक है, तो फिर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की चार चीजें हमको पता होनी चाहिए। एक उसका नाम, दूसरा उसका फॉर्मूला, तीसरा उसकी डायमेंशंस, और चौथा उसकी यूनिट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये हमको नोन होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे 2 साल 11th-12th में, हर एक की ये चारों चीजें हमको पता होंगी। अच्छा, अब ये हमने एरिया लिया, अब इस तरह की दूसरी क्वांटिटीज हम लोग ले सकते हैं, जैसे वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, लेंथ क्यूब। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल क्यूब। उसकी यूनिट क्या होगी? वेरी गुड, मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एम, और इसके नीचे एल क्यूब। पर हमारा जो फिजिक्स का सिस्टम है, इन दैट वी डू नॉट राइट दिस सॉलिट्यूड, इसको हम नहीं लिखना चाहते। कंफ्यूजन मत हो, हर चीज एक लाइन में लिखते हैं। तो अगर हमको एक लाइन में लिखना है तो दिस वी विल राइट एज -3। ये डायमेंशंस हो गई, एम एल -3 डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या बनेगा? एम मास, केजी लेंथ, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये ओके। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज लेंथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या बनेगा? लेंथ टाइम, और इसको हम स्ट्रेट लाइन में क्या लिखेंगे? LT -
1, ये आप याद रखेंगे, LT-1। और अब इसका यूनिट बता दीजिए, मीटर, और इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों का एक ही डायमेंशन है, बिकॉज बेसिकली बोथ आर वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको क्या पता है, LT-1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये कितना हुआ, LT-2 मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। बेसिकली इट इज मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, अब हम लेते हैं फोर्स। फोर्स इज फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज m और एक्सेलरेशन LT-2, MLT-2, और इसकी यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब यूनिट बड़ी होने लगती है तो हम उसकी एक डिराइव्ड यूनिट, एक नया नाम रख देते हैं। तो इसका नया नाम हमने क्या रखा, न्यूटन, और इसका सिंबल n, ठीक है। ये तो हम चाहे तो यहाँ यूनिट के सिंबल का भी ये एक और बना सकते हैं, एक कॉलम इस तरह से। तो ये बन रहे हैं क्या, फॉर्मूलास। दीज आर ऑल डायमेंशनल फॉर्मूलास। अब जितनी क्वांटिटीज होती हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, वी मस्ट नो देयर फिजिकल फॉर्मूला। फिजिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, डेफिनेशन से बनता है। जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे एक सेकंड में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स की डेफिनेशन से नेक्स्ट क्या बनेगा, फिजिकल फॉर्मूला। फिजिक्स डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को देखकर हम क्या बनाएंगे, फिजिकल फॉर्मूला। इस फिजिकल फॉर्मूला को देखकर हम क्या बनाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। और इन दोनों को देखकर हम क्या डिसाइड करेंगे, यूनिट। ठीक है, ओके। तो यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट भी बनती है, और आगे जाकर हम देखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी से भी यूनिट बनती है, जैसे न्यूटन मीटर। तो उसमें हम न्यूटन को और केजी, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। तो न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वर्क, जिसको हमने बाद में जिसका नाम जूल रख दिया। इस तरह से जो क्वांटिटीज कई आती हैं, जहां पर फोर्स आएगा डेफिनेशन में, फोर्स की जगह हम डायरेक्ट क्या यूनिट बना देंगे, न्यूटन। उसको केजी मीटर में फंडामेंटल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो वैसे ही इन्फॉर्म कर देंगे। एनीथिंग इज इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो जो जो फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी करते जाएंगे, उसकी यूनिट स्टडी करते जाएंगे, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर स्टडी। इसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है। फिजिक्स में क्लास 11-12 में जितनी फिजिकल यूनिट्स हमने यूज करनी है, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज यूज करनी है, ऑलमोस्ट सबका एक चार्ट बना है। आपकी बुक के शुरू में 2 पेजेस
is full of those physical formulas, so we will keep on consulting it. जब तक हम उन सब को स्टडी नहीं कर लेते तब तक जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उससे बुक से कंसल्ट कर लिया करेंगे. There are certain important formulas, certain important quantities which you should remember by heart. ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. इसके बाद आप और भी कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर मैकेनिक्स. दोज आर वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम. ये सब नोट करिए और ये सब आपको याद करने हैं. वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम. और इसके बाद बहुत सारे कांस्टेंट्स आएंगे. कांस्टेंट्स, इलास्टिसिटी का कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी. तो ये सब के डायमेंशंस आप उस चार्ट में से याद कर सकते हैं. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला. अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने से हम क्या क्या हमको बेनिफिट होता है. एक तो ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन से हम इसको पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि एक जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उस पर किस किस का इफेक्ट होता है. जैसे मुझे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है तो क्या क्या चीजें हैं उस ऑब्जेक्ट की, कौन कौन सी क्वांटिटीज जो इफेक्ट करेंगी. मेरा फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, कितना लगाना पड़ेगा, उसके लिए किस पर मुझे डिपेंड करना है. तो मैं फोर्स की डायमेंशन देखता हूं. फोर्स की डायमेंशन में कौन है? जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा उतना मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. दूसरा क्या है? एक सेकंड में मुझे जितनी लेंथ ट्रेवल करानी है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को यहां से 1 मीटर तक ले जाना है तो मैंने ऐसा फोर्स देके इसको छोड़ा, ये 1 मीटर जाके रुक गई. अगर 2 मीटर दूर ले जाना है तो ज्यादा. क्यों? क्योंकि यहां दिया है लेंथ. फोर्स की डायमेंशन में कौन है? लेंथ. जितनी दूर तक आपको लेंथ लगानी है उतना फोर्स ज्यादा लगेगा. फिर से टाइम. यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना टाइम कम उतना फोर्स ज्यादा. जैसे मुझे इसे दबाना है तो मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन. ये 1 न्यूटन लगाता गया 4 सेकंड हो गए, पूरा दब गया. अब हमने कहा 4 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में दबा दो. टाइम को कम किया. अगर मैंने टाइम को कम किया तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा, क्योंकि ये माइनस है. माइनस का मतलब टाइम को कम करिए, फोर्स को ज्यादा करना पड़ेगा. तो अगर मुझे 2 ही सेकंड में इसको दबा देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स को ज्यादा लगाना पड़ेगा. ये ऐसे ज्यादा फोर्स को लगाएंगे तब. तो मुझे किससे पता लगा? इन तीनों से पता लगा. इस तरह से हर चीज में. अब मैंने पूछा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ है, इतना लेंथ. वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ और टाइम. तो अगर ऑब्जेक्ट को मुझे 5 मीटर तक ले जाना है और 2 सेकंड में ले जाना है, 5 मीटर 2 सेकंड में ले जाना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी. ठीक, मैंने वेलोसिटी निकाला. 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी. अब मैं ये बोलता हूं आपको कि अगर मैं उसका वेट 2 kg कर दूं, फिर से 5 मीटर 2 सेकंड में ले गया तो वेलोसिटी कितनी? ठीक है, मैंने उसका मास 3 kg कर दिया तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैसे पता लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसका एक तरीका क्या है? उसका फॉर्मूला देखो. वेलोसिटी के फॉर्मूले में m है क्या? नहीं है. तो वेलोसिटी सिर्फ किस किस पे डिपेंड करती है? L और T पे डिपेंड करती है. फिर
एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 5 kg पर क्यूबिक मीटर है, 5 kg पर क्यूबिक मीटर है। अगर हम उसको 2 सेकंड तक नापते हैं तो, और अगर 3 सेकंड तक नापेंगे तो उसकी डेंसिटी नो चेंज। क्यों? क्योंकि उसकी डायमेंशंस में कौन नहीं है? टाइम नहीं है। टाइम डज नॉट अफेक्ट इट। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज हमारी गिवन क्वांटिटी को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, ये ठीक है। एक ही चीज हो गई। दूसरा, which quantity is directly and which affect inversely डायरेक्टली में पावर कैसी होंगी? पॉजिटिव पावर, और इनवर्सली में नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर। तीसरा, which quantity is more effective? more effective जैसे फोर्स। फोर्स में हमने लेंथ को डबल किया या टाइम को डबल किया, तो क्या फोर्स पर इफेक्ट एक जैसा होगा? आंसर नो, क्योंकि लेंथ में फोर्स की डायमेंशन हमारी क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम एल, एल की पावर कितनी? 1, एफ की पावर कितनी? 1, 1, 1। लेंथ को आपने 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है। टी को आपने 3 टाइम्स किया, 3 2 जा, तो फोर्स कितने टाइम्स चेंज होगा? 6 टाइम्स। ठीक है। टी को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां से वहां तक मोटरसाइकिल को ले जाना है और टाइम लगता है 30 सेकंड, 30 सेकंड, मुझे उसे 10 सेकंड में ले जाना है। कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 3 टाइम्स, 10 10 10, राइट। 3 टाइम्स में ले जाना है तो फोर्स को, टाइम को क्या कर रहे हैं? कम, तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। वो तो एक चीज हो गई। कितना बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा कि 6 टाइम्स बढ़ेगा? 6 टाइम्स बढ़ेगा। समझ आया? ये फॉर्मूला से पता लगा। फिर से, अगर मुझे एक गिवन टाइम में 10 मीटर जाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। 30 मीटर जाना है, 30 मीटर, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? लेंथ को 3 टाइम्स करना है तो फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन अगर टाइम को 3 टाइम्स करना है तो फोर्स कम करेंगे, कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, क्योंकि ये कितना है? 2। ये समझ आया? आगे जाके आप ऐसी क्वांटिटीज देखेंगे जिसमें ये 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, उसको आप क्वांटिटी को डबल करिए, इधर इफेक्ट कितना आ जाएगा? 2 to the power 5, 64 टाइम्स वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ये किससे पता लगता है? इंफॉर्मेशन हमको किससे मिली? डायमेंशनल फॉर्मूला से। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हमको समझ में आया। विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव, ये किससे पता लगेगा? बाय सीइंग द पावर। बाय सीइंग द पावर।
तो ये किस क्वेश्चन का आंसर हुआ? व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद हम लेते हैं एप्लीकेशन। इस डायमेंशनल फॉर्मूला को अप्लाई करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं फिजिक्स में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वी विल स्टडी 3 बेसिक एप्लीकेशंस। नंबर 1, टू डिराइव ए फॉर्मूला। एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, एक पुराने फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है कि गलत है, और यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी देम वन बाय वन। सो एप्लीकेशन 1, कन्वर्टिंग यूनिट। इस एप्लीकेशंस में हमारा फंडामेंटल फैक्ट ये है दैट व्हाटएवर यूनिट वी राइट, यूनिट्स नेम may change, but what does not change is the dimension. एक फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है कि एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है, ये नहीं बदल सकती। क्या बदल सकता है? मीटर इंटू मीटर, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, यार्ड इंटू यार्ड, ये आप कुछ भी करिए, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उस फॉर्मूले में मास की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन, मैकेनिक्स में ये 3 रहेंगे। आगे के जब चैप्टर्स में हम जाएंगे तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसमें m की कुछ डायमेंशंस होंगी, लेंथ की कुछ डायमेंशंस होंगी और t की कुछ डायमेंशंस होंगी। इसकी डायमेंशंस मास की मान लीजिए 1 2 3 a डायमेंशंस हैं, l की 0 1 2 3 b डायमेंशंस हैं, t की 0 1 2 3 c डायमेंशंस हैं। ये अच्छा, ये उसकी डायमेंशंस हैं। अब इसको जब हम यूनिट्स में लिखते हैं तो इनके कुछ न कुछ अलग यूनिट्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने मास को केजी में लिखा, दूसरी बार उस मास को हमने ग्राम में लिखा, तो उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल, क्वांटिटी को किस तरह से लिखा जाता है? क्वांटिटी को लिखने का तरीका है, यहां सामने हम लिखते हैं एक नंबर, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नंबर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो ये n यूनिट्स, ये क्या चीज है? Q। किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? उसकी यूनिट लिखते हैं और वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है ऐसे लिखते हैं। अब ये यूनिट में हम एक तरह का यूनिट कर सकते हैं, दूसरे तरह का यूनिट कर सकते हैं। अब डायमेंशंस नहीं बदलती। जब हम उसको एक तरह की यूनिट में लिखेंगे, वन टाइप ऑफ यूनिट, देन वी विल राइट इट m ऑफ दैट सिस्टम, l ऑफ दैट सिस्टम, t ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। फॉर्मूला वही रहेगा a b c। 1 1 1 क्या दिखाता है? वन टाइप ऑफ सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम, केजी सिस्टम, ग्राम सिस्टम, एनी सिस्टम। ठीक है, जब हम इस सिस्टम में ना मेजर करते हैं तो ये कुछ क्वांटिटी आएगी, और ये क्वांटिटी कितनी आएगी? n1। नंबर उसका कितना आ जाएगा? n1। जैसे हमने बोला इस बुक का एरिया बताइए, तो इस बुक का एरिया आपने निकाला
इधर से आया 100 मिलीमीटर, इधर से आया 200 मिलीमीटर, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया कितना आ गया 200 और 100, दैट इज 20,000 स्क्वायर मिलीमीटर। 20,000 स्क्वायर मिलीमीटर, नंबर कितना मिला 20,000। यूनिट कौन से यूज किए हमने, मिलीमीटर वाले। ठीक, अब हमने कहा कि नहीं, इसको सेंटीमीटर में बताओ, तो आपने कन्वर्ट किया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अब कितना नंबर आया 200। यूनिट बदल गई, नंबर भी बदल गया, लेकिन क्या बुक बदली, क्या एरिया बदला, नहीं। तो एक ही क्वांटिटी को, उसी क्वांटिटी को अगर मैं दूसरे सिस्टम में नापना शुरू कर दूं, ये वाला कौन सा सिस्टम था, मिलीमीटर वाला, ये कौन सा सिस्टम है, सेंटीमीटर वाला। एरिया की डायमेंशंस तो नहीं बदलेंगी, वो ABC ही रहेंगी। जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी मैंने क्वांटिटी ली, उसके बेसिस पे ABC कुछ भी रहेंगी। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है, अब n इसका बदल जाएगा एंड दिस विल बी N2। पहली बार N1 आपने क्या लिया था 20,000 स्क्वायर मिलीमीटर, अब ये कितना है 200, चेंज हो गया। तो जब भी हम सिस्टम को चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, नंबर उसके चेंज हो जाते हैं। यूनिट्स को चेंज करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे, और क्या नहीं चेंज होता, डायमेंशंस। तो हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, पहले उसको एक सिस्टम में लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, फिर से उसी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना है, अब यूनिट इस सिस्टम में लिखेंगे, दूसरे सिस्टम में लिखेंगे, और ये नंबर दूसरा आएगा। लेकिन सेम क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक, अब हमको इसमें N2 और N1 में से एक क्वांटिटी गिवन है और एक हमने निकाल ली। जैसे मैंने आपसे पूछा, इस बुक का एरिया 2000 या 20,000 स्क्वायर मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर बनाइए। तो मैंने आपको क्या दिया, N1 दिया, और पूछ क्या रहा हूं, N2। ठीक, अब इसको आप कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, गिवन क्वांटिटी के लिए ये दो फॉर्मूलाज लिखते हैं। उसके बाद अगर मुझे N2 निकालना है, N2, तो N2 किसके बराबर होगा, ये तीनों इधर चले जाएंगे, और जो रूल हमको याद रखना है वो रूल ये है, दैट मास इज टू बी डिवाइडेड बाय मास, लेंथ बाय लेंथ एंड टाइम बाय टाइम। बस इतनी ही केयर करनी है। लेंथ को मास से डिवाइड नहीं कर सकते, सो दिस विल बी m1 अपॉन m2, a l1 अपॉन l2, b t1 अपॉन t2, c। ठीक है, अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। जैसे इसको हमने रखा मिलीमीटर, m तो होता ही नहीं उसमें, इसको मिलीमीटर रखा, इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम उसके गुणा भाग करेंगे। कैसे, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना देंगे, 10 मिलीमीटर बन गया, तो 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर कैंसल, ये कितना रहा 1/10। उसी तरह से ये भी कुछ बनेगा, उसी तरह से ये भी कुछ बनेगा, और टोटल मल्टीप्लिकेशन होके हमको N2 मिल जाएगा। फिर उस N2 को हम यहाँ नई यूनिट में लिख देंगे। समझ आ गया, ये कुछ हम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हैं। फिलहाल ये उसका फॉर्मूला है, इसको आप नोट करिए, देन वी विल गो फॉर एग्जाम्पल। कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड होगा, ये हमको निकालना है। तो ये रहा, अगर दिया है तो N1 है, नहीं दिया है तो हम उसको 1 लिख लेंगे, वो N1 हो जाएगा। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ढूंढिए, कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी।
वेरी गुड। वेलोसिटी का mlt का फॉर्मूला लिखिए। वेलोसिटी में मास नहीं होता है, लेंथ t, ये वेलोसिटी हो गई। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को हमने 2 बार लिखना है। एक बार उसके सामने लिखेंगे n1 और दूसरी बार क्या लिखना है n2, फिर से mlt। अगर हमको ये मालूम है कि दोनों जगह 0 है तो जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो m को लिखते ही नहीं, ठीक है, ताकि सिंपल हो जाए। एनीवे n1 हमको कितना दिया है 1, ये नहीं लेना, छोड़ दीजिए। लेंथ क्या लेना है किलोमीटर, टाइम सेकंड, ठीक है। ये इनके हमने यूनिट लिख लिए क्योंकि हमने कन्वर्शन किसका करना है, यूनिट्स का। इज इक्वल टू n2 हमको निकालना है तो इसलिए उसको n2 ही रहने देते, m नहीं लिखना। l को अब हमको क्या चाहिए, दूसरा यूनिट। लेंथ क्या है इसमें, मीटर, तो इसको हमने लिखा मीटर। पावर कितनी, पावर जरूर लिखनी है, पावर लिखने में गलती नहीं। उसके बाद टाइम सेकंड, पावर -1, ठीक है। ये हमने सेट किया। 1 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू n2 मीटर पर सेकंड। नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, पर आवर है, राइट, मैं भूल गया। ये इसको क्या कर देना है, आवर। अब ये ठीक है, राइट। अब n2 इज इक्वल टू, इनको इधर ले आइए। किसके नीचे किसको लाना है ये नियम आपको याद रखना है। मास के नीचे मास, वो तो हमने पहले कैंसिल कर दिया। लेंथ के नीचे लेंथ, तो लेंथ यहां कौन है, किलोमीटर, मीटर। और इसकी पावर कितनी रखनी है 1। उसके बाद आवर सेकंड, और इसकी पावर कितनी रखनी है -1। ये आवर -1 है, ये पूरा उठ के इधर नीचे आ गया। आवर अपॉन सेकंड, दोनों की यूनिट, दोनों की पावर क्या है -1, तो इसलिए पूरे की पावर -1। ये ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, n2 इज इक्वल टू, ये 1 कहाँ गया, ये 1 को लिखना या नहीं लिखना एक समान है, सो वी नीड नॉट राइट इट। किलोमीटर अपॉन मीटर। अब चूंकि हम कैंसिलेशन करना चाहते हैं और ये दोनों लेंथ हैं तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर कन्वर्शंस होंगे, यानी मास का कन्वर्शन, लेंथ का कन्वर्शन, टाइम का कन्वर्शन अपने अपने ब्रैकेट के अंदर होगा, और ऐसा होगा कि वो कैंसिल हो सके। तो किलोमीटर और मीटर में से आप किसको कन्वर्ट करोगे, बड़ा कौन है, किलोमीटर। सो दिस वी विल राइट एज 1, और इसको क्या लिखना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, हाँ, मीटर मीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल, 3600 अपॉन 1, पावर -1 इसको क्या बना देगा, ठीक है। और इसको अब हमने कैंसिल कर दिया, सो दिस कम्स टू 5/18। 5/18 कौन आया, n2, और n2 का यूनिट क्या है
मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये कौन है? 1 किलोमीटर पर आवर. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ये आपने कन्वर्ट किया. ओके. हमारा क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर. उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18. 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा? 5/18 मल्टीप्लाइड बाय 72. यानी जितने किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 5/18. तो 5/18 थंब रूल रट लीजिए. किसके लिए? कन्वर्टिंग किलोमीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, पूरी काइनेमेटिक में आपको काम में आएगा. किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करना? मल्टीप्लाई बाय 5/18. अच्छा, अगर हमने मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, तो क्या करेंगे? इसका उल्टा 18/5. ठीक है. अब मुझे आप बताइए, ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द माइलोमीटर शोइंग इन किलोमीटर पर आवर? 10 मल्टीप्लाइड बाय 18/5 कितना आ गया? यस, 36 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से ये दोनों कन्वर्शन आप करेंगे. तो ये कन्वर्शन जो हमने किया, ये किसकी हेल्प से किया? डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से किया. ये डायमेंशनल फॉर्मूला में हमने ये पावर लिए और सेम डायमेंशंस को लिया, कैंसलेशन करके ये हमने कन्वर्शन किया. इस तरह से एक कन्वर्शन आप भी ट्राई कर सकते हैं. ये क्या चीज है? न्यूटन. न्यूटन किस सिस्टम में यूनिट है? एसआई सिस्टम में. डाइंस किस सिस्टम में है? सीजीएस. एसआई सिस्टम में एम क्या होता है? केजी. एल क्या होता है? मीटर. टी क्या होता है? सेकेंड. सीजीएस सिस्टम में एम क्या होता है? यस, एम इज ग्राम. लेंथ इज सेंटीमीटर. टाइम इज सेकेंड. तो आपको 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं ये कन्वर्ट करके बताना है. आपका क्वेश्चन क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू n डाइंस. ये n की वैल्यू आपको निकालनी. तो फॉर्मूला कैसे शुरू करेंगे आप? MLT. MLT सिस्टम नंबर 1 इज इक्वल टू MLT सिस्टम नंबर 2. पर अभी गलत है. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स. फोर्स में आपको ABC, हर क्वांटिटी में ABC की वैल्यू लिखनी है. तो फोर्स में मास कितना होता है? 1L 1T. यस. तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बदलता क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है. तो ये भी क्या रहेगा? 1 1 -2. ठीक है. अब इसको आप कौन से सिस्टम में लेंगे? एसआई. और इसको किस में लेंगे? सीजीएस. करिए.
आया? तरीका समझ आया? अब अगर हम इसमें आपसे कहेंगे 1 जूल को CGS यूनिट में कन्वर्ट करो, 1 जूल SI सिस्टम में होता है, CGS सिस्टम में अर्ग होता है, ERG। तो यही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें MLT-2 की जगह क्या फॉर्मूला लिया जाएगा? जो वर्क का होता है। और वर्क का फॉर्मूला में क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो एक लेंथ और बढ़ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा? 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। यहां जब 2 आएगा तो ये 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो वो 10⁻7 हो जाएगा। तरीका समझ आया? इस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो ये एक्सरसाइज आया करेगी टू चेक वेदर ए गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके लिए हमको जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल आना चाहिए। जैसे व्हेन ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन द लैब, ये एक पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है। तो इसमें एक ऑसिलेशन में कुछ टाइम लगता है, दैट टाइम इज t। यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है l, और इसको जो फोर्स नीचे की तरफ खींच कर रखता है दैट इज mg। ये नीचे की तरफ खींच के लगता है, तो जैसे ही ये इधर ऊपर उठता है ये mg फोर्स इसको वापस बुला लेता है। फिर ये ऊपर उठता है तो जितना ज्यादा ये फोर्स होगा उतनी जल्दी वापस बुलाएगा। तो ये सब क्वांटिटीज आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। और हमने इसका एक कैलकुलेशन किया, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन करके किसी ने हमको रिजल्ट निकाल के दिया। उसने हमको रिजल्ट निकाल के दिया कि इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड ये होता है 2π√L/G। ये उसने बता दिया। सबसे पहली चीज हमको डाउट होता है कि ये ठीक है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। उसे नोट करते हैं। प्रिंसिपल होमोजीनियटी, होमोजीनियस आपने पढ़ा है। होमोजीनियस क्या होता है? एक जैसा। तो होमोजीनियटी का प्रिंसिपल क्या होगा? होमोजीनियटी का प्रिंसिपल ये होगा कि किसी भी इक्वेशन में, फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं, सभी टर्म्स की डायमेंशंस सेम होंगी। ऑल द टर्म्स इन एनी फिजिकल रिलेशंस आर हैविंग सिमिलर डायमेंशंस। और ये एक बहुत सिंपल रूल है। 5 kg राइस इज इक्वल टू 10 मीटर राइस। ये नहीं हो सकता, दोनों को क्या होना पड़ेगा? kg, ठीक है। इसी तरह से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ डायमेंशंस। द डायमेंशन शुड बी सेम। इसी तरह से अगर एक डायमेंशन सेम है तो डायमेंशन का ग्रुप, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट विल आल्सो बी सेम। नाउ ये हम लोग एक इक्वेशन हमको दिया है, इसमें दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे और भी टर्म होते, जैसे दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। ऐसे कितने भी टर्म हो सकते हैं किसी भी इक्वेशंस में। तो हमारा होमोजीनियटी का फॉर्मूला क्या कहता है? दैट dimensions of all the terms in a physical equation should be same. नोट कर लेते हैं। This is principle of homogeneity, right? और इसी से हमको एक दूसरी चीज पता लगती है। अच्छा, टर्म हम किसको कहते हैं? थोड़ा मैथमेटिकली समझ लीजिए। ए और टी ये दो टर्म है कि एक टर्म है? तो आंसर है कि ए मल्टीप्लाइड बाई टी इज ए सिंगल टर्म। यू इज ए सिंगल टर्म, ठीक है।
This is one term. This is one term. This is one term. They are separated by plus minus. This is one term. V into V, 2 into A into S. So multiplication होने से, इतने टाइम्स होने से टर्म नहीं बदलती. टर्म कब बदलती है? When we apply plus और minus. ठीक है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टर्म को नहीं बदलते. समझ आ गया? सो दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म. ये याद रखिएगा. जब हम डायमेंशन काउंट करेंगे, इस पूरे टर्म की डायमेंशन लेंगे, सिर्फ इसकी या सिर्फ इसकी नहीं. इस पूरे की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. राइट? तो अब हम इस पर आते हैं कि किसी ने हमको ये फॉर्मूला दिया और पूछा कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है. हमारे पास एक ही रास्ता है कि हर टर्म की हम क्या निकाल लें? डायमेंशंस, और देख लें कि अगर डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट, अदरवाइज नॉट करेक्ट. तो शुरू करते हैं. इसको जब भी आप स्टार्ट करेंगे, यू मे अडॉप्ट एनी मेथड. व्हाट आई प्रेफर इज जैसे मैथमेटिक्स होता है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कौन है? टी. टाइम. टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं? T1. आप इसे T1 भी लिख सकते हैं या M0 L0 T1 भी लिख सकते हैं. दैट इज एप्रोप्रिएट. बाद में हमारी आदत छूट जाएगी, पर M L T तीनों लिखेंगे तो 0 0. राइट. अब राइट हैंड साइड. हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2 इज ए नंबर. इसकी डायमेंशन नहीं होती. दिस इज डायमेंशन लेस. पाई इज ऑल्सो ए नंबर, दैट इज डायमेंशन लेस. रूट. रूट सेज हाफ. ठीक है? ये पूरे में रूट लगा हुआ है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में पूरे में हाफ लगाया. उसके अंदर मुझे क्या क्या लिखना है? एल. ये है लेंथ. लेंथ की डायमेंशंस क्या होती हैं? एल डिवाइडेड बाय जी. व्हाट इज जी? नो, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. mg होने से फोर्स होता है और g होने से एक्सेलरेशन होता है. तो जब वो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है तो उसका नाम हम g रख देते हैं, पर वो बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली इट इज एक्सेलरेशन. राइट? बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी कॉल इट g. ओके, बट व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? ये आपको अपने चार्ट से ही देखना है. व्हाट इज दैट? L1 T -2. हाफ. L कैंसल हो गया. L1 1 अपॉन T टू द पावर -2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T to the power +2. T to the power +2 to the power half. According to mathematics, what it will be? T. T to the power 1. Simplify हो गया. Right hand side. What was left hand side? What is right hand side? Both are same. We will declare, since LHS is equal to RHS, dimensions are same.
Hence, formula correct. तो जो फॉर्मूला दिया है करेक्ट है, ठीक है। ये जो करेक्ट है हमने डायमेंशन से निकाला, इसलिए हम यहां मेंशन कर देंगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला को हमेशा चेक कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला करेक्शन में एक क्वांटिटी बार बार आती है और वो क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक छोटी सी चीज याद रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वाइब्रेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं है, पर सेकंड। ये क्या हो गई? यूनिट। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? T-1। ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी के लिए FV यूज करते हैं और मोस्टली न्यू यूज करेंगे। इसका नाम क्या है? न्यू। ये n लिखते हैं। n इज व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। n से स्टार्ट हुआ ये n और इसका ये मिटा दीजिए। तो इसलिए ये क्या बन गया लैटिन में? न्यू। इसको हम फिजिक्स में पूरा यूज करेंगे एज फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस पर सेकेंड। और ये चीज फिजिक्स में हमेशा आपके साथ रहेगी, इसलिए शुरू से ही उसको आदत बना लीजिए। एक होता है v फॉर स्पीड और वेलोसिटी और एक होता है न्यू। इन दोनों को लिखने में आपको थोड़ा सा अंतर करना है और आप खुद ही पहचान लीजिए कि आप न्यू कैसे लिखेंगे। आगे से उसको याद रखिएगा। मैं न्यू ऐसे लिखता हूं तो ये थोड़ा सा इससे अलग दिखता है, तो मुझे याद रहता है कि अगर मैंने ये लिखा है तो ये क्या है? न्यू। और ये लिखा है तो ये क्या है? वेलोसिटी। तो आप भी अपने तरीके का एक बना लीजिए, उस तरह से याद रखिए। सो न्यू इज फ्रीक्वेंसी T-1। इसके फॉर्मूलाज बहुत से होते हैं और हमको उसको चेकिंग करना होता है। H is height, height is distance, distance is length. ठीक है, आ गया दोनों?
फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग अंडर टेंशन। टेंशन क्या होता है कि जो स्ट्रिंग को हम जितना टाइट करते हैं दैट इज टेंशन। ये गिटार की स्ट्रिंग है ऐसे, इधर तो हमने इसको बांध दिया फिक्स, और यहां पर हमने एक पुली लगाई और पुली लगाकर यहां पर मास लटका दिया। ये मास के कारण इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन टाइट हो जाएगी, वो टेंशन आएगा। तो ये टेंशन जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला बनाया गया। तो अब आपको ये समझना है, इसको हमको चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। इस तरफ क्या दिया है, न्यू। न्यू इज व्हाट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या होती हैं, अभी आपने किया है, t-1 यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, t क्या है, टेंशन। टेंशन बेसिकली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आंसर फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है। उसके नीचे क्या है, m, वो क्या, उसकी डायमेंशंस बताइए, m। यहां पर ही स्टूडेंट से थोड़ी सी गलती होती है, क्योंकि मैंने लिखा है कि m क्या है, पढ़िए। m इज व्हाट, मास, हाँ, मास पर यूनिट लेंथ। पूरा मास नहीं है, 1 मीटर का मास, मास पर यूनिट लेंथ। अब अगर m मास पर यूनिट लेंथ है तो उसकी डायमेंशन आपको क्या लेनी है, m की डायमेंशंस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखते हैं तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मास की डायमेंशंस क्या होती है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, मास की डायमेंशंस। ये दो, ये क्या बताएंगे कि अब मैं क्या लिखने वाला हूं, डायमेंशन लिखने वाला हूं, मास नहीं लिखने वाला। मास 50 kg, मास 10 kg, मास 5 kg, वो नहीं लिखूंगा। ये लगा देने से क्या हो गया कि मुझे अब क्या लिखना है, इसकी डायमेंशंस। तो मास की डायमेंशन ये जो है m, ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर लेंथ, मास पर यूनिट मींस 1, मास पर यूनिट लेंथ। ये आ गया मास पर यूनिट लेंथ। तो इस m की डायमेंशन आप क्या लेंगे, m l-1। इसकी डायमेंशन क्या लेंगे, फोर्स की, m l t-2। इसकी डायमेंशन क्या लेंगे। चलो शुरू करिए, लेफ्ट हैंड साइड की पहले लो, फिर राइट हैंड साइड की लो, फिर देखो इक्वल आती है कि नहीं आती। डायमेंशन लेस, उसको कुछ नहीं लिखना, आपको मेंशन नहीं करना है, नो डायमेंशंस। क्या आया, नॉट करेक्ट। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। हर बार करेक्ट आएगा जरूरी नहीं, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला को चेंज करता हूं। नाउ आई गिव यू दिस फॉर्मूला, ये। अब आप राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में 1/L को क्या लिखोगे, डायमेंशन में, यस, आगे बढ़ाओ। अब वो उस एल को कैंसिल कर देगा, जो एल आपका आ रहा था। अब क्या बचा, t-1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, अब करेक्ट हो गया। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट।
समझ आया? इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, या कोई चीज छूट गई। जैसे आपने मेरे को पहले बताया कि इनकरेक्ट है, तो मुझे लगा एल एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब मैं कुछ भूल गया, इसलिए मैंने उसको करेक्ट किया एंड नाउ इट इज करेक्ट। ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड करती है। दिस इज द राइट फॉर्मूला। इस तरह से आप फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला को हम नया बनाते कैसे, नए फॉर्मूले बनाना, यूनिट बदल बदल के फॉर्मूलाज बनाना, वो सब डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल होता है। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।